हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो 8 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का नवा प्रैक्टिस होगा जिसमें हम हिंदी और जीएस के दोनों के मिलाकर 75 क्वेश्चन को देख रहे थे। ठीक है, टोटल आएगा 150 क्वेश्चन, उसमें से हम आधा 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो इसके पहले का वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखा वो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जिसमें 75 क्वेश्चन को हम देखेंगे। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को देखेंगे, इसके बाद हम जीएस के क्वेश्चन, जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने वाले। ठीक है, तो ये नवा प्रैक्टिस सेट है। इसके बाद इसका 10वां प्रैक्टिस सेट होगा अगले आने वाले वीडियो में। इसके बाद हम पूरा एक साथ इसको जो है प्रोवाइड करा देंगे मैराथन टाइप का, तो आप एक साथ इसको देख सकते हैं। इसलिए वीडियो से जुड़े रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए अपभ्रंश का वाल्मीकि जो है ये कहा जाता है स्वयंभू को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, ये जो है अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं। स्वयंभू जो है इन्होंने लिखा था पयूम चरयू। ठीक है, पयूम पऊम, ठीक है, पऊम पऊम चरऊ चरयू, ये इनकी बुक है जो इन्होंने लिखा था। और ये 5 कांडों में और 83 संधियों वाला जो है विशाल महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें जो है अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है, इसलिए अपभ्रंश का जो है वाल्मीकि कहते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, यह पंक्ति किस कवि का है। ये पंक्ति जो है किस कवि के द्वारा कहा गया है, ये बातें ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा। इसमें जो है ये जो पंक्ति लिखी हुई है ये किस कवि के द्वारा कहा गया बातें हैं, तो ये कहा गया है कबीर दास जी के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कबीर दास जो थे ये निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के जो है कवि थे। इन्होंने जो है ये बातें कही थी, तो आंसर डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, इस वाक्य में जय चंदो शब्द जो है संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो जय चंदो का प्रयोग किया गया है ये शब्द जो है किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा ये बताना है। तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब देखिए कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं या फिर वह दुर्लभ गुणों के कारण विशेष प्रतिनिधि के मान के लिए माने जाते हैं, जाने जाते हैं। अब उन व्यक्तियों का नाम लेते ही वह गुण जो है दिमाग में सामने आने लगता है। ठीक है, जैसे कि जयचंद, तो जयचंद से क्या हो जाता है कि हमारे देश में जयचंद यानी गद्दार, एक तरीके से गद्दार की प्रवृत्ति जो है इसमें झलकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि ऐसी स्थिति में जब ये इस तरीके से बातें आने लगे तो उसको हम क्या कहते हैं, जातिवाचक के रूप में इस स्थिति में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भीष्म पितामह का अगर आप शब्द सुनते हैं तो आपको क्या आता है एक शब्द माइंड में, तो आपके माइंड में आता होगा कि दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति थे। ठीक है, दृढ़ प्रतिज्ञा वाला व्यक्ति जो चित्र आपके सामने आता होगा भीष्म पितामह के नाम से। ठीक है, जैसे विभीषणों से बचो, तो विभीषण जो थे वो कौन था, रावण का भाई था, जिसने जो है रावण को धोखा दिया, यानी कि धोखा देने की एक प्रवृत्ति जो है दिमाग में आ जाती है। जैसे कि कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, यानी हरिश्चंद्र कौन थे, सत्यवादी थे। तो हरिश्चंद्र का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आ जाता है, एक तरीके से झलकी आ जाती है कि सत्यवादी की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जातिवाचक के रूप में यहाँ पे जयचंद की जो शब्द है इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप कौन सा इनमें से। ठीक है, शुद्ध रूप बताना है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन सा लिखा हुआ ये बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध रूप की अगर हम बात करें तो तदात में जो होता है इसमें अगर देखा जाएगा तो ऑप्शन ए पार्ट इसका सही है, बाकी सारे गलत हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तादात में होता है। निष्काम का संधि विच्छेद क्या होता है, निष्काम का संधि विच्छेद पूछा गया तो निष्काम का संधि विच्छेद होता है निह प्लस काम, ये मिलकर बनता है निष्काम। एक किस प्रकार के संधि का उदाहरण है, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। ठीक है, जहां पे दो बिंदी आ जाए विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाता है। अनुगमन में कौन सा समास है ये बताना है, तो अनुगमन में समास की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनु शब्द जो लगा है इसकी वजह से ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाता है। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अव्ययी भाव समास, प्रतिदिन, संताप, संस्कार, विमाता, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन है लिंग की दृष्टि से दही शब्द जो क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है ये बताना। दही शब्द जो होता है ये क्या होता है, पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग होता है। तो देखिए जो इकारांत संज्ञाएं होती हैं जैसे कि दही है तो ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा।
इसके अलावा अगर देखा जाए तो इकारांत संज्ञाओं में जैसे नदी है, रोटी है, टोपी है, ये सब क्या होती है, सब स्त्रीलिंग होती हैं। किंतु दही जो है, दही ये अपवाद स्वरूप ये पुल्लिंग में आता है। इसके अलावा घी अपवाद स्वरूप है, पुल्लिंग शब्द में आता है। मोती अपवाद स्वरूप है, पुल्लिंग शब्द में आता है। तो ये जो है चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है वो बताना है, यानी किसका जो है विलोम सही नहीं है इनमें से। तो गमन का दिया गया है आगमन, ठीक है, तो ये तो सही है। निषिद्ध का विहित, ये भी सही है, इसका विलोम होता है। आमिष का सामिष दिया गया, जो कि ये गलत है। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आमिष और सामिष दोनों एक ही शब्द हैं, ठीक है। अब आमिष व सामिष का विलोम जो होता है वो निरामिष होता है। ये दोनों एक ही शब्द हैं, इनका विलोम क्या होता है, निरामिष, ठीक है। आमिष या सामिष का मतलब क्या होता है, मांस, मांसाहारी, ठीक है। तो यहाँ पे निरामिष इसका विलोम हो जाएगा। ब्यास का समास सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने उसे छल से पराजित किया, इस वाक्य में छल शब्द में कौन सा कारक है, कारक बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो कारक बताना है। कारक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, तो उसने उसे छल से पराजित किया, से शब्द से लगा हुआ है, तो यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया के करने का साधन का बोध हो, अर्थात जिसकी सहायता से कार्य संपन्न हो रहा है, वो करण कारक के अंतर्गत आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से अल्प विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह इसमें से बताना है कौन सा हो जाएगा। अल्प विराम चिन्ह की बात करें तो जो कामा लगा होता है नीचे, ये वाला, ये अल्प विराम होता है, ठीक है, अल्प विराम होता है। इसके बाद ये अगर हम बात करेंगे, एक कामा एक जो है बिंदी रखी होती है, तो इसको अर्ध विराम कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्ध विराम कहते हैं, अर्ध विराम ये होता है, ठीक है। और ये आपका पूर्ण विराम हो जाएगा, पूर्ण विराम हो जाएगा, पूर्ण विराम होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको, या योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, योजक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को पता होगा, विस्मयाद बोधक चिन्ह पता होगा, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। अगर इसको हम संदिग्ध भूतकाल में इस वाक्य को हम जो है लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, मोहन ने यह पढ़ा है। तो ये संदिग्ध भूतकाल में किस तरीके हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल मोहन ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है कि इसमें संदेह बना रहता है कि भूतकाल में कार्य पूरा हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहां पे क्या हो जाता है, जो है इस तरीके से आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मोहन ने पढ़ा होगा। राम रोटी नहीं खाता है, इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या होगा, राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य क्या हो जाएगा। तो राम रोटी नहीं खाता, इस वाक्य का कर्मवाच्य अगर देखा जाएगा तो किस तरीके से बनाया जाएगा, तो कर्मवाच्य बनाया जाता है तो इसमें तो राम से रोटी नहीं खाई जाती है, राम से रोटी नहीं खाई जाती है, ये जो है इसका कर्मवाच्य हो जाएगा, ठीक है, कर्मवाच्य। और ऊपर जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, कृतवाच्य, कृतवाच्य लिखा हुआ है। कृतवाच्य को कर्मवाच्य इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरुणिमा में कौन सा प्रत्यय है। अरुणिमा की बात करेंगे तो इसमें प्रत्यय कहाँ पर लगता है, तो वह शब्द के बाद में लगता है अरुणिमा, और उपसर्ग जो है शब्द के पहले लगता है। तो प्रत्यय की अगर हम बात करेंगे तो इसमें ईमा प्रत्यय लगा, अरुणिमा, तो इसमें ईमा प्रत्यय आ जाएगा। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, ईमा। जैसे मधुरिमा, मधुरिमा में भी ईमा प्रत्यय होता है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो परामर्श में, परामर्श में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया, परामर्श में किस उपसर्ग का, परामर्श में जो मूल शब्द है उसके पहले जो प्रयोग होता है वो क्या होता है, उपसर्ग होता है, बाद में जो प्रयोग होता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पे परामर्श में कौन सा उपसर्ग का प्रयोग किया गया, तो परा, परा शब्द जो है ये उपसर्ग हो जाएगा। यहाँ पे आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा परामर्श, पराक्रम, परागमन, ठीक है, पराजय, पराभव, ये सभी शब्द बनते हैं उपसर्ग बना के। पंडित का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं होगा, पंडित का पर्यायवाची तो कोविद होता है, बुद्ध भी होता है, प्राज्ञ भी होता है, लेकिन दामिनी जो होता है ये पंडित का पर्यायवाची नहीं होता। दामिनी किसका पर्यायवाची होता है, ये बिजली का पर्यायवाची होता है, ठीक है। दामिनी किसका पर्यायवाची होता है, बिजली का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अधोलिखित में कौन एक घर का पर्यायवाची, इसमें से घर का पर्यायवाची बताना है, इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो घर का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो गृह होता है घर का पर्यायवाची, सदन है, अयन है, ठीक है। तो अयन इसमें दिया गया है तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इसके अलावा निकेतन, भवन, निलय, मंदिर, धाम सब घर के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समिष्ट का विलोम क्या होता है, समिष्ट, समिष्ट का विलोम क्या होता है, तो समिष्ट का विलोम होता है व्यष्ट। यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, व्यष्ट हो जाएगा, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, क्या होगा। तो दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था जो होती है इसकी अगर हम बात करेंगे तो सदावर्त होता है, सदावर्त हो जाएगा। इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सदावर्त, ठीक है।
सदावर्त कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले जो आसन होते हैं उसके लिए एक शब्द क्या कहा जाता है? उसको एक शब्द में, तो हाथी की पीठ पर जो रखा जाने वाला आसन होता है उसको एक शब्द में हौदा कहा जाता है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, हौदा। और अगर घोड़े की पीठ पर रखने की जो गद्दी होती है उसको क्या कहा जाता है? वो जीन कहा जाता है, ठीक है, जीन। और घोड़े हाथ की पीठ पर कसने की जो जीन को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा लोहे की जाल से बना हुआ जो होता है कवच होता है जिसे युद्ध के समय पहना जाता है उसे क्या कहा जाता है? बख्तर कहा जाता है। तो ये सारी चीजें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखें बिछाना। आंखें बिछाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आंखें बिछाने मुहावरे का सही अर्थ होता है हृदय से आदर करना, आदर सत्कार करना। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, हृदय से आदर सत्कार करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशुद्ध युग्म है? जैसे कि सौदागर फारसी शब्द है, अलमारी तुर्की शब्द है, समन अंग्रेजी शब्द है, किताब अरबी शब्द है। इसमें से कौन सा एक गलत लिखा हुआ है? तो गलत शब्द इसमें से कौन लिखा हुआ है बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो अगर देखा जाए अलमारी की बात करेंगे तो तुर्की शब्द लिखा हुआ है जो कि गलत है। अलमारी तुर्की शब्द नहीं होता। अलमारी ये सभी जो शब्द होता है ये पुर्तगाली शब्द होता है, ठीक है। अलमारी क्या होता है? पुर्तगाली शब्द है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अलमारी क्या होता है? पुर्तगाली शब्द होता है। बाकी सारे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द का उदाहरण है? इसमें से तद्भव, भ्रमर, व्याघ्र, क्षीर, कोयल। इसमें से तद्भव शब्द की बात करेंगे तो कोयल शब्द जो है तद्भव शब्द है, बाकी सारे तत्सम है। इसका तत्सम क्या होता है? कोकिल। क्या होता है? कोकिल होता है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? ठीक है, तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा ये बताना है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो आपकी राय से काम जरूरी है, ये अशुद्ध है, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए आपकी राय में ये काम, यहाँ से नहीं, यहाँ पे में होना चाहिए था तब ये सही होता। वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान, ये सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी पार्ट, यही सही है, ठीक है। भारत कश्मीर, कश्मीर देखिए गलत लिखा हुआ है। भारत कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें एकत्रित कर ली हैं, जबकि यहाँ पे होना चाहिए उन्होंने पुस्तकें एकत्र कर ली, ना कि एकत्रित कर ली है, और बहुत सी नहीं लगनी चाहिए थी। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, भरना है रिक्त स्थान, किसके कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। इसमें से ऑप्शन में भरना है, तो इसमें अगर देखा जाए तो भ्रम, यहाँ पे भ्रम ही होगा, भ्रम के कारण रस्सी को सांप समझ बैठा। हंस का संपादन किसने किया था? तो हंस का संपादन की अगर हम बात करेंगे तो ये मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। साहित्यिक पत्रिका थी और ये हंस की जो है स्थापना 1930 में बनारस में किया था मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि दी गई है। तो कोई त्रुटि नहीं, तो त्रुटि के जगह पे नहीं, चौथा ऑप्शन चुनना है आपको, ठीक है। तो बसंत के आगमन से ही शीत की कोप अदृश्य हो गया, यहाँ पे कहाँ पे गलती किया गया है ये बताना है। तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे से ही शीत की कोप जो लिखा हुआ है दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे गलती किया गया। इसके स्थान पर होना चाहिए था बसंत के आगमन से ही शीत का कोप, की नहीं का होना चाहिए था। तो गलती कहाँ पर है? दो वाले ऑप्शन में गलती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश में बादल छाए हुए हैं, इसमें रेखांकित शब्द बादल है और बादल का पर्यायवाची कौन सा इसमें से नहीं होगा? तो इसमें से अगर देखा जाए जलधर होता है, मेघ भी होता है, पयोधर, वाग्देवी नहीं होता। तो आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाग्देवी जो होता है सरस्वती का पर्यायवाची होता है, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? वाग्देवी होता है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? तो जयपुरी की स्थानीय बोली अगर बात करेंगे तो जयपुरी को ढूंढाड़ी भी कहा जाता है। तो सी पार्ट इसका करेक्ट है, ढूंढाड़ी। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस भाषा से संबंधित है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध जो है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं से संबंधित है। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। साकेत महाकाव्य के रचयिता का नाम क्या है? तो साकेत महाकाव्य जो लिखा गया वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाओं में यशोधरा है, जयद्रथ वध है, रंग में भंग है, भारत भारती है, पंचवटी है, सभी जो इनकी अन्य रचनाएं होती हैं। तो ये भी याद रखिएगा। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इस पंक्ति में बताना है कि सही अलंकार बताना है क्या होगा। तो इस पंक्ति में अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे यमक अलंकार है। यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब काव्य में एक से अधिक बार का प्रयोग एक शब्द का होता है तो और प्रत्येक बार उनका अर्थ जो है अलग अलग होता है, तो वहां पे यमक अलंकार होता है, ठीक है।
तो पाप विनाशिनी माँ गंगा के बारे में यहाँ पे कहा गया कि तुमने जितने लोगों को तारे यानी कि कल्याण किए हैं उतने आकाश में तारे नहीं हैं। तो यहाँ पे तारे शब्द का एक अर्थ निकलता है कल्याण करना और एक दूसरे तारे का अर्थ निकलता है तारों की संख्या। तो इस तरीके से यहाँ पे यमक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 32 से 36 टोटल 5 प्रश्न गद्यांश से है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। साहसी मनुष्य का उधार, साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता? तो इस गद्यांश के अनुसार साहसी मनुष्य जो है सपने उधार नहीं लेता। यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। साहसी मनुष्य किसके समान है? तो गद्यांश को पढ़ेंगे। साहसी मनुष्य जो होता है वो सिंह यानी कि शेर के समान है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से मनुष्यता को प्रकाश मिलता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो गद्यांश को पढ़ेंगे। तो लेखक ने हिम्मत यानी साहस की जिंदगी यानी जीवन को महान बताया। तो हिम्मत इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हिम्मत क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? इनमें से, ठीक है, पर्यायवाची शब्द पूछा गया है कि इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करेंगे व्यवहारिक का, तो आदर्शवादी जो लिखा हुआ है आदर्शवादी, ये क्या होता है? ये व्यवहारिक का पर्यायवाची शब्द नहीं होता। जबकि व्यवहारशील, व्यवहार कुशल, ठीक है, इस साथ साथ व्यवहार में लाने योग्य, ये सभी क्या होते हैं? व्यवहारिक शब्द के पर्यायवाची होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ए बतियां सुन रूखी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये बताना है। रस, तो इसमें अगर देखा जाए तो आप पढ़ेंगे तो इसमें ये रचयिता, इसके रचयिता कौन है? तो सूरदास जी ने लिखा है। और अखिया हरि दर्शन की भूखी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दर्शाया जा रहा है? यहाँ पे वियोग की बात की जा रही है। तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन अब देखेंगे तो नवंबर 2023 में कौन प्रमुख व्यापारिक संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी जिसको हम फिक्की कहते हैं, इसके अध्यक्ष जो है चुने गए हैं? तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है महिंद्रा समूह के ग्रुप सीईओ अनीश शाह। अनीश शाह जो है इनको चुना गया है। तो ये जो है अभी नए अध्यक्ष चुने गए हैं फिक्की के, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा जो है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार जो है वो हस्तिनापुर का है। यहाँ पे सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसका क्षेत्रफल जो है 2073 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसे वर्ष 1986 में 1986 में जो है इसे अभ्यारण्य के रूप में जो है घोषित किया गया था। तो सबसे पहले नंबर पर आता है हस्तिनापुर, फिर आता है चंद्रप्रभा, ठीक है। चंद्रप्रभा की अगर हम बात करेंगे तो 1957 में इसे जो है क्या बिहार घोषित किया गया था, वन्यजीव विहार अभ्यारण्य स्थापना किया गया था। और किशनपुर की स्थापना किया गया था 1972 में। कब किया गया था? किशनपुर की स्थापना 1972 में। रानीपुर जो की बात करेंगे तो 1977 में इसका जो है स्थापना किया गया था। हस्तिनापुर कहाँ पड़ता है? तो मेरठ में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी, ये बताना। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो, यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, सांगपो, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है? इनमें से तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की अगर हम बात करें तो वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मतलब शॉर्ट टर्म में IIVR भी कहते हैं। तो कभी IIVR लिखा हुआ है तो उसमें जो है इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट बांध परियोजना अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है? तो राजघाट बांध परियोजना जो है ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। और किस नदी पर है? तो नदी पूछा गया तो यहाँ पर हो जाएगा बेतवा नदी, ठीक है। बेतवा नदी जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। इसे रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना के नाम से भी जानते हैं। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो यहाँ पे आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, धर्मराज रथ स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो धर्मराज रथ स्मारक की अगर हम बात करेंगे तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। महाबलीपुरम, इसका आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में पल्लव राजाओं के द्वारा निर्मित 5 रथों में धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, द्रौपदी रथ, नकुल सहदेव रथ शामिल है। धर्मराज रथ जो है सबसे बड़ा और द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा रथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकाश के रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 ये रंगों में होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल का मिश्रण होता है। और इन रंगों में बैगनी रंग की जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे अधिक होती है। जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे
अधिक होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। तो यहाँ पे लाल रंग हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन लाल दिया नहीं, लाल सबसे ज्यादा होती है, लाल की तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे ज्यादा होती है। लाल रंग के बाद नारंगी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ पे नारंगी हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सितंबर 2023 में पहली बार उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी 2023 कहाँ आयोजित किया गया, तो ये आयोजित किया गया था जो है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में आयोजित हुआ था। तो ग्रेटर नोएडा, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उद्घाटन किसने किया था, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है इनमें से, तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन, ठीक है, ए पार्ट, न्यूरॉन जो होता है तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश किस शहर में वायुसेना दिवस परेड और वायु प्रदर्शन यानी फ्लाई पास्ट का आयोजन किया गया, तो इसमें से अगर देखा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये प्रयागराज में हुआ है। यहाँ पे आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था, तो भारत सरकार के द्वारा राजकीय चिन्ह की अगर हम बात करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को यह अंगीकृत किया गया था। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यह सारनाथ स्थित अशोक के चतुर्सिंह स्तंभ से शीर्ष की क्या है, अनुकृति है। रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है, तो रूमी दरवाजा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो ये लखनऊ राजधानी में स्थित है, लखनऊ में। तो वहीं पे आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। ये कितना ऊंचा है, तो ये 60 फीट ऊंचा दरवाजा है, ठीक है, 60 फीट, याद रखिएगा। इसके अगर हम बात करें तो अवध वास्तुकला के प्रतीक इस दरवाजे को तुर्किश गेट भी कहा जाता है। बनवाया किसने था, तो नवाब आसुफुद्दौला ने बनवाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 कहां पर आयोजन हुआ, तो अक्टूबर 2023 में 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन जो हुआ है केरल राज्य के कोच्चि शहर में किया गया। तो यहाँ पे आंसर इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थीम क्या था, विषय क्या था, तो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कृषि खाद्य प्रणालियों का परिवर्तन करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है, इनमें से पानी में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सा नहीं होता, तो यहाँ पे अगर देखा जाए रेटिनाल, रेटिनाल जो दिया गया है इसका विटामिन ए को कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है वसा में घुलनशील यानी कि फैट में घुलनशील होता है और ये जल में घुलनशील नहीं होता। तो यही आपका आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है, इनमें से स्त्रीलिंग हार्मोन की अगर हम बात करेंगे इसमें से कौन सा होगा, तो अगर देखा जाए तो एस्ट्रोजन जो होता है हार्मोन, ये महिलाओं में अंडाशय की ग्राफीन पुटकाओं के थीका इंटरना के बीच जो है कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो ये एस्ट्रोजन जो होता है क्या है, स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ जो है निम्नलिखित में से किस जनपद में उपस्थित है, तो प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सीतापुर जिले में स्थित है। तो सीतापुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है किस क्षेत्र में, सर्वाधिक है कृषि श्रम उत्पादकता, तो उत्तर प्रदेश में कृषि श्रम उत्पादकता जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो यहाँ पे आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में संपन्न एशिया कप 2023 किस देश ने जीता, ठीक है। तो सितंबर 2023 में एशिया कप 2023 किस देश के द्वारा जीता गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो है श्रीलंका को पराजित करके जो है भारत ने जीता है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया है, ठीक है। तो किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देखा जाएगा तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक इसने सबसे अधिक जो है शासन किया है। खिलजी वंश ने 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक शासन किया और लोधी वंश की बात करेंगे तो 1451 ईस्वी से लेकर 1526 तक शासन किया है। तुगलक वंश की बात करेंगे तो 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक शासन किया है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो यहाँ पे तुगलक वंश सबसे ज्यादा है, ठीक है, सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे आंसर जो होगा आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा, तुगलक वंश सबसे ज्यादा है क्योंकि 13 से 20 से लेकर 1412 तक इसने जो है शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक चक्र पुरस्कार पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, तो अशोक चक्र अगर देखा जाए तो शांति काल में बहादुरी के लिए प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च वीरता पुरस्कार होता है और यह पाने वाली पहली महिला और सबसे कम आयु की नागरिक अगर हम बात करेंगे तो कौन है, तो नीरजा भनोट नाम है, ठीक है, नीरजा भनोट है। आंसर ए पार्ट करेक्ट है, नीरजा भनोट। भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाते हैं। यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 28 फरवरी।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था, मुख्यालय इसका कानपुर में स्थित है। इसका पहले नाम था उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। ठीक है, तो कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कानपुर इसका आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देती है? इसमें से तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर गठित होने वाला केंद्रीय वित्त आयोग संघ राज्यों के मध्य राजस्व वितरण और भारत की समेकित नीति के राज्यों को राजस्व सहायता अनुदान करता है। तो यहाँ पे केंद्रीय वित्त आयोग होगा, हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी मीरा कुमार। आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ये 2009 से लेकर 2014 तक रही थी। और दूसरी महिला लोकसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। निम्नलिखित जनजात समूहों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो जनजात समूहों में से किसकी संख्या, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो गोंड समूह जो है जनजात उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या है। तो यहाँ पे आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में किस जिले में पाई जाती हैं? तो ये भी याद रखिएगा, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ जिलों में ये पाई जाती हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये लखीमपुर खीरी में स्थित है। आंसर बी पार्ट करेक्ट है, लखीमपुर खीरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके किसके द्वारा अनुशंसित होता है? तो न्यूनतम यानी जिसको हम कहते हैं एमएसपी, तो ये जो है कृषि लागत और मूल आयोग द्वारा निर्धारित करता है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाए, कृषि लागत और मूल आयोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता और एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाती है? तो तब उस स्थिति को हम कहते हैं द्विपक्षीय एकाधिकार। क्या कहते हैं? द्विपक्षीय एकाधिकार कहते हैं। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? तो घातक मलेरिया फैलाने वाले, चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? घातक मलेरिया फैलाने वाले मलेरिया परजीवी होते हैं, उनका नाम क्या है? तो मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम वंश के प्रोटोजोआ परजीवी के माध्यम से फैलता है। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया के द्वारा जो है मनुष्य को प्रभावित करता है। और अगर हम बात करें इनमें से सर्वाधिक खतरनाक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे ज्यादा खतरनाक कौन होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स को माना जाता है। तो आंसर बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? इनमें से तो नर्मदा की द्रोणी का लगभग 86% मध्य प्रदेश, 1.5% महाराष्ट्र में तथा शेष गुजरात राज्य में। राजस्थान में इसकी द्रोणी का विस्तार नहीं है, तो राजस्थान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट। हिमालय की सबसे पूर्व चोटी का नाम क्या है? तो पूर्वी चोटी का नाम की अगर हम बात करें हिमालय की तो क्या हो जाएगा ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है जो है नामचा बरवा। क्या नाम है? नामचा बरवा नाम है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ये अरुणाचल तिब्बत सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये हर वर्ष मनाया जाता है। 5 क्वेश्चन इजी था। आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। इसका 2022 में इसकी थीम था वन ओनली वन अर्थ, ये याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़े देशों में भारत किस स्थान पर आता है? किस स्थान पर आता है? तो क्षेत्रफल में देखा जाएगा तो भारत का स्थान 7वां है। यहाँ पे आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो बुनियादी शिक्षा का विचार जो है महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था अपनी वर्धा योजना में। कब आया था वर्धा योजना? 1937 में। तो उसी में जो है सबसे पहले बुनियादी शिक्षा का विचार जो है प्रस्तुत किया गया था वर्धा योजना के द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1857 की का विद्रोह जो है निम्न स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताना। ठीक है, इसमें तो 1857 का सर्वप्रथम विद्रोह जो हुआ था 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में हुआ था। ठीक है, ये बैरकपुर में हुआ था पहले, तो इसका हो जाएगा चौथा। इसके बाद 10 मई को हुआ था 1857 में मेरठ में। 10 मई को कहाँ हुआ था? मेरठ में। ठीक है, और यहाँ पे हुआ था 29 मार्च को। इसके बाद अगर हम देखें तो फिर आता है मेरठ विद्रोह 10 मई, और इसके बाद 12 मई को दिल्ली में हो गया, अधिकार हो गया। ठीक है, 12 मई को कहाँ पर हो गया? दिल्ली में अधिकार हो गया। और फिर जून में जाके झांसी में हुआ था, जून। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 2 और 3। ठीक है, 4 2 3 1, तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन से थे? तो बनारस हिंदू संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो स्थापना किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1916 में इसकी स्थापना किया गया था। आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाबार्ड का विस्तृत रूप यानी कि फुल फॉर्म बताना, नाबार्ड का क्या होता है? तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, जो कि आपका लिखा हुआ है बी पार्ट में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना किया गया था। शिव रमन समिति के सिफारिशों पर किया गया था। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह इनमें से? तो सबसे ज्यादा उपग्रह की बात करेंगे तो इसमें शनि की हो जाएगी। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। टोटल 83 उपग्रह है शनि की। और बृहस्पति की अगर हम बात करेंगे तो इस समय अगर देखा जाए तो 95 है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर जो दिया गया सन दिया गया, लेकिन उस हिसाब से देखा तो भी 95 है, तो आपका आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति। इसका लेटेस्ट अभी डाटा देख लीजिएगा। तो ये हो गया। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो ठीक है, तो ये हो गया। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। जिसकी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।